हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 45, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप इस पूरे बैच को परचेज करना चाहते हो, दैट इज 10,000 जी के जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पे होगा। और आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें 2 फीचर्स ये है। पहला तो ये, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में अवेल करना है, तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन सॉरी, जो हमारा चैनल है दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि, इस पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ-साथ इनके पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो एंड साथ ही में रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, साथ ही में एडवांस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी एंड जीके जीएस का पूरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा एंड साथ ही में यहाँ पे पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, शरीर ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट या फिर ग्लैंड्स मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें शरीर के भाग की, या फिर वो कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, दैट इज हाइपोथैलेमस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्धस्वेतक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें शरीर के तापमान की, तो मुख्य रूप से जो हाइपोथैलेमस है, जो कि हमारे मस्तिष्क यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसका पार्ट है, तो यही यहाँ पर क्या करता है, हमारा जो ये पूरा शरीर का तापमान है, जो हमारा टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और ये अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये जो है हमारे मस्तिष्क में है, साथ ही में शरीर के लिए ताप स्थायी यानी कि थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो प्यास, भूख और नींद, इन सभी चीजों को भी यहाँ पर ये नियंत्रित रखता है। इसके अलावा बात करें इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि यहाँ पे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं, तो आपको इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का नाम जो है वो याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, तो हमने न्यूटन के 3 जो लॉ हैं उन सभी के बारे में पढ़ा है। पहले लॉ की अगर हम बात करें, जिसमें आपको फोर्स के बारे में पता चलता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता चलता है। वहीं बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की, जहां पर आपको फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू एम बी, इसके बारे में पता चलता है। एंड थर्ड न्यूटन के फॉर्मूले की सॉरी लॉ की बात करें, तो इसमें आपको एक्शन रिएक्शन, ये जो इसका प्रिंसिपल है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ को यहाँ पे क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस अगर हम जाएं, तो जो यहाँ पे कार दुर्घटना है, कार एक्सीडेंट है, वो यहाँ पे बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ को डिफाइन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए, जब भी एक जो कार है वो तेजी से गति करती है और फिर अचानक से रुकती है, तो उसमें जो यहाँ पे मोमेंटम है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संवेग। ठीक है।
तो उसमें बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा बदलाव यहाँ पर आता है। एंड यही चीज़ यहाँ पे बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। जब आप F इज़ इक्वल टू ma को डिराइव करोगे तो वहाँ पे आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो संवेग है उसका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वही चीज़ यहाँ पे बात करता है कि जब कोई चलती हुई कार जब एकदम से ब्रेक लगाती है तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि बहुत ही कम समय में जो यहाँ पे मोमेंटम है, जो संवेग है उसमें भारी मात्रा में बदलाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है? जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो फ़ोर्स है वो यहाँ पे उत्पन्न होता है। एंड यही चीज़ यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ में कही गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में उपस्थित होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन? तो अगर हम बात करें एसिड रेन की, अम्ल वर्षा की, तो उसमें 2 ऐसे एसिड हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन को लेकर। पहला है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और एक आता है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। तो आउट ऑफ दीज़ ऑप्शन अगर हम जाएँ तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे टर्म है एसिड के बारे में, यानी कि अम्ल के बारे में। तो अम्ल कहें या फिर एसिड कहें तो वो क्या होता है? तो एसिड वो पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? तो ये टेस्ट में, स्वाद में होते हैं खट्टे। एंड वहीं अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो ये लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, पहला तो ये टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, यानी कि श्योर इनका टेस्ट होता है। एंड साथ ही में लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा बात करें 2 एसिड जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बताए हैं एसिड रेन को लेकर, तो पहला यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एंड दूसरा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। एंड इसी की वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारे कुछ मॉन्यूमेंट्स है, लाइक अगर हम बात करें आगरा में जो है ताजमहल, तो वो भी उसका कलर जो येलोइश यहाँ पे हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी है यहाँ पे एसिड रेन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें, आप कैसे क्लासीफाई करोगे? तो देखिए, हमने पीएच स्केल को डिस्कस किया हुआ है। 0 से लेके 14 के बीच में होती है पीएच स्केल, जिसमें बीच में होता है 7, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूट्रल। इसके आप इधर की तरफ जाओगे तो चीज़ें आती हैं एसिडिक नेचर की, और इधर की तरफ जब आप जाओगे तो चीज़ें आएँगी आपकी बेसिक नेचर की। इसके अलावा अब आप किसी भी एसिड को क्लासिफ़ाई कर सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, और ऐसे ही आप बेस को भी क्या कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग बेस एंड साथ ही में वीक बेस में क्लासिफ़ाई कर सकते हो। जब आप इधर की तरफ जाओगे तो कैसे आपके बेसेस आएँगे? स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे, और इधर की तरफ आएँगे कैसे? दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? अब आउट ऑफ दीज़ ऑप्शन अगर हम जाएँ तो उसमें जो CH3SH है, यानी कि जिसको हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं थायोल्स के नाम से, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का? दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल आउट ऑफ दीज़ ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है? यानी कि विच सब्सटेंस प्रोड्यूस हीट व्हेन एडेड टू दी वाटर? तो अगर हम बताएं आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो इसमें जो क्विक लाइम है जिसको हिंदी में कहा जाता है बिना बुझा चूना, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कई बार एग्जाम में इसका साइंटिफिक या फिर केमिकल फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। तो जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं बिना बुझा चूना, यानी कि क्विक लाइम, जिसको साइंटिफिकली या फिर केमिकली हम लोग जानते हैं केमिकल सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से। अगर आप इसको पानी में ऐड करते हो, पानी में मिलाते हो, तो उस कंडीशन में ये क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है हीट, यानी कि ऊष्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी हमारे देश की कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि हमारी आधिकारिक भाषा है। एंड इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 343, एंड स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछे तो 343 का क्लोज 1 ये बात करता है संघ की राजभाषा हिंदी, और उसकी जो लिपि यानी कि जो स्क्रिप्ट इसके यहाँ पर होगी वो होने वाली है कौन सी? दैट इज देवनागरी लिपि। ये क्वेश्चन भी PYQ है आपका कि जो हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है? तो आंसर होगा यहाँ पे देवनागरी लिपि। एंड कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 343 का फर्स्ट।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक परियोजना है, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी शिक्षा मंत्रालय को हम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पहले शिक्षा मंत्रालय को किस नाम से जानते थे या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो आपको उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की, तो इसको यहाँ पे जो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है February 21 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगेन पीवाईक्यू है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कौन सी डेट को मनता है, ये मनता है 21 फरवरी को। और मनाते क्यों है, क्योंकि ये दिन भाषाई सांस्कृतिक विविधता और साथ ही में जो बहुभाषावाद है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीलिंग्विज्म, उसके महत्व के बारे में जागरूकता को बताने के लिए यहाँ पे ये पूरा दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर कौन सी पहल केंद्रित है, यानी कि विच इनिशिएटिव फोकसेस ऑन दी प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो मुख्य रूप से यहाँ पे जो केंद्र सरकार की योजना है या फिर जो आप इनिशिएटिव कह सकते हो, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया के बारे में, जिसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी 16 जनवरी साल 2016 में। और इसीलिए हर साल 16 जनवरी को मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, 16 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन यहाँ पे जो स्टार्टअप इंडिया परियोजना है इसकी शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अजीत नवराज हंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बुक है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी 2025 यानी कि दिसंबर के लास्ट में इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट इस पुस्तक के लेखक हैं अजीत नवराज हंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन संकेतों का संचार करते हैं, ये एक फैक्ट है यहाँ पे। एंड न्यूरॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से अन्य न्यूरॉन से आने वाले जो विद्युत संकेत है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको प्राप्त करता है। तो न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स प्राइमरीली रिसीव इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। तो इसमें अगर हम बात करें डेंड्राइट की, तो यहाँ पे इनका फंक्शन ही होता है जितने भी इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। ठीक है, तो मतलब बेसिकली रिसीव करके फिर इन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम होता है संकेत को प्राप्त करना। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सोन है उसका पर्पस क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन करना। तो दोनों के फंक्शंस यहाँ पे अलग अलग है। डेंड्राइट का फंक्शन होगा यहाँ पे सिग्नल्स को रिसीव करना, उनको यहाँ पे संकेतों को प्राप्त करना। और वही बात अगर हम करें एक्सोन की, तो इनका पर्पस होता है यहाँ पे संकेत को प्रसारित करना, उनको ट्रांसमिट करना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है पीएच स्केल पर 7 से कम जो पीएच है वो मान किस चीज़ को दर्शाता है। तो अभी हमने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था पूरा हमने कि जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेके 14 के बीच में होती है, 7 पर आपका न्यूट्रल वैल्यू होती है। एंड वहीं अगर आपसे पूछे कि 7 से कम जो भी यहाँ पे मान होगा तो वो डिनोट करता है किस चीज़ को, दैट इज एसिडिक नेचर को, एसिडिक सोल्यूशन को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो पीएच स्केल पर अगर मान 7 से कम है तो वो यहाँ पे बताएगा एसिडिक नेचर को, और वही मान 7 है तो बताएगा न्यूट्रल यानी कि उदासीन नेचर। और वहीं अगर मान 7 से ज़्यादा है और 14 तक है, ठीक है, तो वो दिखाएगा यहाँ पे बेसिक नेचर को।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक तरंग की गति निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा यहाँ पे निर्धारित की जाती है या फिर किस सूत्र यानी कि फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। तो अगर आपसे पूछे स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला तो आपको उसमें ध्यान रखना है स्पीड इज इक्वल टू आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य यानी कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड वही बात करें इसमें आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होगी तो इसमें आपको हर्ट्ज के बारे में ध्यान रखना है। और वही अगर आपसे पूछे जो वेवलेंथ है इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और वेवलेंथ एक तरीके से लेंथ ही है यहाँ पे, तो इसकी जो यहाँ पे यूनिट होगी वो मेजर होती है किस चीज में, दैट इज मीटर में। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था यानी कि जो लिक्विड रहती है एट अ रूम टेम्परेचर, वो कौन सी मेटल है यहाँ पे। तो इसमें आंसर होगा मरकरी यानी कि पारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम जाएं तो जो मरकरी है जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं एच जी से, ठीक है। तो एच जी एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के सामान्य तापमान जिसका अगर हम यहाँ पे लेके चले एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जो कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, इस पर जो यहाँ पे मरकरी है जो यहाँ पे पारा है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेट में रहती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कौन सा संगठन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दैट इज आईएसएम की देखरेख यहाँ पे करता है, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दैट इज आईएसएम। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो इसमें आंसर होगा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेती के द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के ढांचे के तहत में शुरू की गई एक पहल है, जिसका पर्पज यहाँ पे है भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमें बाहर से चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउड सिटीजन्स टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 19 के बारे में, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आपको संविधान के भाग नंबर 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये बेसिकली 12 से लेके 35 तक होते हैं। एंड इसका अगर हम बात करें, ये जो आर्टिकल आप लोगों से पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें भारत के किसी भी भाग में निवास करने की अनुमति यहाँ पे दी गई है, तो इसमें आपको आर्टिकल नंबर 19, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पूछे तो आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज ए और सब क्लोज ई में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है भारत का ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी कि जीबीए, जिसको यहाँ पे कहा गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि यहाँ पे 2023 की बात है, जिसको कंडक्ट ये हुआ था कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसी में ही यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में जो है डिक्लेरेशन या फिर एक कहीं कि पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च, मतलब ये पूरा जो अलायंस है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली औद्योगिक विधि कौन सी है, यानी कि विच इंडस्ट्रियल मेथड इज मोस्टली टिपिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, तो इसके उत्पादन के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा जो एक मेथड इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे पूरी प्रोसेस यूज होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन, यानी कि जब आप खारे पानी का विद्युत अपघटन करवाते हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्राप्त होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा बक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम किस विधि से निकाला जाता है, यानी कि बाय विच मेथड इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी बक्साइट ओर। तो पहले तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बक्साइट है बॉक्साइट है वो किसका यहाँ पे और है। तो यहाँ पे ये और मिलेगा किसका, दैट इज एल्यूमिनियम का। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है किसके बारे में, बक्साइट ओर के बारे में। और आपसे पूछिए कि कौन सी वो मेथड है, कौन सा तरीका है जिसमें
कि जो एल्यूमीनियम है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से क्या चौक और जल के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। तो जब आप किसी भी एक कंटेनर में, बीकर में या फिर किसी भी बर्तन में जब आपने चॉक और साथ ही में पानी, इन दोनों को जब आपने आपस में मिला लिया, अब आपको क्या करना है, आपको चॉक और पानी को अलग-अलग करना है। तो उसके अलग-अलग मेथड होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फ़िल्ट्रेशन की, तो फ़िल्ट्रेशन करके भी आप पानी को और चॉक को यहाँ पे अलग कर सकते हो। इसके अलावा बात करें डिसेंटेशन की, इस विधि से भी आप इसके मिश्रण को अलग कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर हम जाएँ सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया में, तो इसमें भी आप चॉक और पानी के मिश्रण से चॉक और पानी को यहाँ पे अलग-अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे सब्लिमेशन के बारे में, यानी कि ऊर्ध्वपातन के बारे में, तो इस कंडीशन में आप जो है चॉक और पानी का जो सॉल्यूशन है उसको, उसमें से चॉक और पानी को अलग-अलग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन ये क्या प्रक्रिया होती है, कौन-सा प्रोसेस ये होता है? तो सब्लिमेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी कभी भी सॉलिड स्टेट मैटर की डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है दैट इज सब्लिमेशन। एज एन एग्जांपल अगर हम समझें, जैसे कि आपने देखा होगा कैम्फर यानी कि कपूर के बारे में, इसके अलावा नेफ्थलीन्स की जो बोल्स आती है, ठीक है, आप क्या देखते हो, डायरेक्टली आपने सॉलिड की फॉर्म में इसको देखा और वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। वो बीच में लिक्विड फेज को अचीव नहीं करती है, डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, चूने और फिटकरी का उपयोग करके पानी से फ्लोराइड निकालने की तकनीक को क्या कहा जाता है? यानी कि द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड्स फ्रॉम द वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एलम इज कॉल्ड। तो इस विधि को यहाँ पे कहा जाता है नालगोंडा तकनीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो नालगोंडा टेक्निक है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, चूने और फिटकरी यानी कि लाइम और एलम का उपयोग करके पानी से जो फ्लोराइड है उसको यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान में हमारी जो पेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उसमें किस पदार्थ के जमा होने से जो ऐठन है वो आती है, यानी कि द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉजेस क्रैम्प। तो जब भी आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड यानी कि जो लैक्टिक अम्ल है वो जम जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपको आपकी मसल्स में आपको क्रैम्प्स जो है वो महसूस देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको गर्म पानी से सिकाई या फिर आपको गर्म पानी में बैठना होता है, ताकि जो आपका क्रैम्प्स आ रहे हैं, जो आपका लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जमा हुआ है, वो वहाँ से रिमूव हो एंड आपको जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो होना बंद हो जाए। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल के बारे में। रीज़न क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके जमाव से आपके जो मसल्स उसमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे शरीर में ग्रोथ अगर आपको देखनी है, ग्रोथ हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए होता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली कॉज ऑफ द स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में किस चीज के बारे में याद आता है, यूवी रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन है किस चीज का, दैट इज यहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बात करें ओजोन की, तो ओजोन डे मनता है कौन से डेट को, ये मनता है हर साल 16 सितंबर को। और इसी ओजोन की वजह से ही सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है वो हमारे अर्थ तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जो चांसेस हैं स्किन कैंसर के, यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर की, वो काफी कम यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से
त्वचा कैंसर यानी कि जो स्किन कैंसर है वो हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एक्सपोज़र टू दी यूवी रेडिएशन। तो जब भी आप यूवी रेडिएशन के यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आते हो, पराबैंगनी किरणों के जो है मतलब उसमें एक्सपोज़ होते हो, तो उस कंडीशन में त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बात करें इकोसिस्टम की, तो बेसिकली यहाँ पे कंप्राइज होते हैं 2 कंपोनेंट। एक आता है यहाँ पे बायोटिक फैक्टर और एक आता है यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है? वो यहाँ पे आते हैं, या फिर वो एक समय पे कभी लिविंग हो, तो वो सब किसमें आएँगे? बायोटिक कंपोनेंट में आएँगे। वहीं बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो जितनी भी यहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे आपका टेम्परेचर है, मिनरल्स है, विंड्स हैं, वाटर है, तो ये सभी आपके जो है एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे बन जाते हैं। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम जाएँ, तो टेम्परेचर हुआ, मिनरल्स हुआ, विंड हुआ, तो ये तीनों एग्ज़ाम्पल हैं किसके? दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट के, जिसको हिंदी में कहते हैं अजैविक घटक। वहीं बात करें लिविंग ऑर्गेनिज़्म की, सजीव की, तो ये आपका होगा कौन-सा घटक? दैट इज़ बायोटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं जैविक घटक, ठीक है? तो इस केस में ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या फिर ई-बुक को यहाँ पे परचेज़ करना है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर विज़िट करना है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक यहाँ पे अपने घर पर मँगवानी है, तो उसके लिए आपको विज़िट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, एंड साथ ही में इंग्लिश मीडियम में किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को वापस से, डिस्कस करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी से आप यहाँ पे रिलेट करोगे दैट इज कोई भी चीज एसोसिएटेड विद द वाटर या फिर ओशन या फिर सीज। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन जब आप जाओगे तो आप इसमें देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था ये आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है, तो इसी को कहते हैं यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी, यानी कि इट इज़ अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरिंगडे ऑस्टिन डिसी कंपनी के नाम से जानी जाती थी। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम जाएं, 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी को इस नाम से यानी कि वीओसी के नाम से यहाँ पे हम जानते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में जो यहाँ पे कंपनी आई है उनके आने का क्रम क्या था, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताने कि उनका ऑर्डर क्या था जिस ऑर्डर में वो भारत में आई थी, यानी कि पहले कौन आए, पहले पुर्तगालीस आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए, तो उनका सीक्वेंस क्या था ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सा स्थान जीता और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला तो यही कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर्क ने यहाँ पे गोवा को जीता था, किससे? बीजापुर के सुल्तान से। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उस समय पे बीजापुर के सुल्तान थे कौन? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है यूसुफ आदिल शाह का नाम। तो जब 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर्क जो कि एक पुर्तगीज था यहाँ पे, जब इसने गोवा पे कब्जा किया था, गोवा को उसने जीता था, उस समय पे बीजापुर के सुल्तान का नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो एक क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो आपको इसमें एक तो इनका नाम ध्यान रखना है, किसने जीता है, कब जीता और कौन सा स्थान जीता है, ये 4 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से जो है वो ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? यानी कि अगर आपसे पूछे हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी टू प्रमोट नेशनल एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो
बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सन 1905 में पुणे यानी कि महाराष्ट्र में की गई थी। और इस पूरी संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को देश की सेवा, सामाजिक सुधारों और साथ ही में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। ये उनका बेसिकली यहाँ पे पर्पस था। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के यहाँ पे क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। मतलब महात्मा गांधी जी इनको अपना राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल गुरु यहाँ पे मानते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल का पद वायसराय या फिर क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कब उसको पदोन्नत किया गया था? यानी कि व्हेन वाज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया प्रमोटेड एज अ वायसराय और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव? तो ये साल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज 1858। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 1858 से पहले आप लोगों को ध्यान होगा 1857 का रिवोल्ट। जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसके बाद में 1858 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत यहाँ पे पहले जो कंपनी शासन करती थी, जो यहाँ पे रूल करती थी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। अब ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में जाता है? ये जाता है क्राउन के हाथ में। जिसके बाद में जो यहाँ पे पहले पद होता था गवर्नर जनरल का, उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया था किसके नाम से? दैट इज वायसराय के नाम से। तो यही आप लोगों से पूछा हुआ है। तो इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1858। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसको रिपोर्ट करते थे? यानी कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, टू होम डिड द गवर्नर्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे रिपोर्ट रेगुलरली? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये किसको रिपोर्ट करते थे, तो ये रिपोर्ट करते थे किसको? दैट इज गवर्नर जनरल को। और ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ये हुआ करता था बंगाल का। ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले बेसिकली 3 ही यहाँ पे प्रोमिनेंट प्लेसेस हुआ करते थे, दैट इज़ एक था मद्रास, एक था बॉम्बे और एक था यहाँ पे कौन-सा? दैट इज़ बंगाल। ठीक है? तो यहाँ पे मद्रास था, बॉम्बे था और यहाँ पे बंगाल था। तो इन दोनों के जो गवर्नर्स थे वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते थे? वो करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और यही आप लोगों से पूछा हुआ है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए अक्सर किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? यानी कि विच कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफन ब्लेम फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडियाज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज? तो इसके लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक जो यहाँ पे पतन का कारण मानते हैं वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि विउद्योगीकरण नीति को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प यानी कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसके पतन के लिए मुख्य रूप से विउद्योगीकरण नीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, तो इसको दोषी ठहराया जाता है। और इस नीति के तहत में अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल का निर्यातक और जो ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तु का आयातक बना दिया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वाला जो पूरा मटेरियल था, जो यहाँ पे पूरा जो आर्ट थी, वो धीरे-धीरे यहाँ पे पतन की ओर चल दी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वाज द प्रार्थना समाज फाउंडेड विच बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट्स? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है किसमें? दैट इज बॉम्बे में, जिसको आज के समय में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है वो की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। एंड साथ ही में प्रेरणा किससे ली थी? प्रेरणा ली थी यहाँ पे केशव चंद्र सेन से। तो उनसे प्रेरणा लेके यहाँ पे इन्होंने
प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो सिंह से आपको रिलेट करना है सिख से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सिंह सभा आंदोलन इसका संबंध है सिख समुदाय से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कायस्थ समुदाय ये इसका मुखिया कौन होता है? तो हु वाज द हेड ऑफ द कायस्थ कम्युनिटी? तो इसके मुखिया को कहा जाता है प्रथम कायस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्राचीन यानी कि एंशियंट और मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल इंडिया में जो कायस्थ कम्युनिटी है, जो कि लिपिकी या फिर प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो उसी के मुखिया को कहा जाता था प्रथम कायस्थ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्य रूप से किसका संदर्भ देता है? यानी कि व्हाट डज द धम्मा प्राइमरीली रेफर्स टू इन द अशोकास इंस्क्रिप्शन? तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो धम्म है वो बेसिकली यहाँ पे मोरल लॉ यानी कि जो नैतिक कानून है उसको संदर्भित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, मोहनजोदारो में मिली जो धाड़ी वाले आदमी की मूर्ति ये किस सामग्री से बनी हुई है? यानी कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है बियर्डेड मैन के इस पूरे मूर्ति को बनाने के लिए, जो कि मोहनजोदारो से मिली है? तो इसमें इस्तेमाल हुआ है पत्थर का। अगर आपसे पूछे स्पेसिफिकली कौन सा पत्थर है, तो यहाँ पे आपको स्टेटटाइट के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी प्रतिमा है ये मिली है मोहनजोदारो से, जिसको कि पुरोहित राजा यानी कि प्रीस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को दर्शाता है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धास गेव हिज फर्स्ट सरमन? तो बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था कहाँ पे? धमेक स्तूप पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये धमेक स्तूप है कहाँ पर? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ है, जो वाराणसी जिला है ना वहीं पर सारनाथ है, वहां पर आपको ये धमेक स्तूप देखने के लिए मिल जाएगा। और भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? उसको यहाँ पे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश, उसे ही यहाँ पे इसी पूरी ऐतिहासिक घटना को यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि शक राजा को पराजित करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? यानी कि होम डिड दी चंद्रगुप्त सेकंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग द सकास किंग? तो यहाँ पे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। और यहाँ पे शक राजा को पराजित करने के बाद में इन्होंने विवाह किया था कुबेर नागा से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? यानी कि द रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ द लॉर्ड विष्णु इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? तो ये कहाँ पर मिलता है? तो ये आपको मिलेगा बेसिकली उंदावली केव्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पूरी केव है ना उंदावली केव्स, ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो ये आपको आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पे गुंटूर जिला है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। और किस भगवान को संदर्भित है? तो ये भगवान विष्णु को यहाँ पे संदर्भित है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप ये किस द्वीप का हिस्सा है? यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप की बात करें तो ये पार्ट है किसका? दैट इज अंडमान आइलैंड का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी द्वीप को हम लोग पहले रॉश द्वीप के नाम से भी जानते थे। तो ये अगर आपसे पूछे रॉश द्वीप या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो दोनों सेम ही है जो आपको अंडमान आइलैंड में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है? यानी कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ द इंडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ द कोस्ट? तो इनको यहाँ पे एक तरीके से इमर्जेंट कोस्ट यानी कि उभरता तट के नाम से संदर्भित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको उभरता तट यानी कि इमर्जेंट कोस्ट के रूप में वर्णित किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत, चीन और म्यांमार के मिलन
बिंदु का क्या नाम है? यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर इंडिया, चाइना एंड म्यांमार मीट? तो यहाँ पे आपको एक पास का नाम ध्यान रखना है बाय द नेम ऑफ दीफू पास। एंड दीफू पास में आपको भारत, चीन और म्यांमार इन तीनों का ट्राई जंक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इंडिया में जो दीफू पास है वो किस स्टेट में आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजेस्ट टू द निकोबार आइलैंड? तो निकोबार आइलैंड के सबसे नजदीक जो यहाँ पे एक कंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो होगी यहाँ पे म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सराउंडिंग फीचर ऑफ द थार डेजर्ट? तो जब आप थार डेजर्ट को देखोगे तो इसके आसपास आपको कच्छ का रण मिलेगा, अरावली पर्वतमाला मिलेगी एंड साथ ही में सिंधु नदी का मैदान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बात करें विंध्यास हिल्स की, तो ये आपको बेसिकली जो यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे आपको विंध्यास, सतपुड़ा ये देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये आपको थार डेजर्ट के पास में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मैकाल रेंजेस? तो मैकाल रेंजेस की हाईएस्ट पीक आपको मिलेगी अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड अमरकंटक से ओरिजिन होता है किसका? दैट इज नर्मदा रिवर का। ठीक है, तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? अमरकंटक से है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत में निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे चीज मान्य नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द 1955? तो इसमें आप देखोगे प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के बारे में, साथ ही में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, एंड वंश आधारित नागरिकता यानी कि डिसेंट बेस्ड सिटीजनशिप। तो यहाँ पे तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हो? सिटीजनशिप को ग्रहण कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात की डुअल सिटीजनशिप की, तो ये भारत में नहीं है। भारत में आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने के लिए मिलेगी। एंड बात करें सिटीजनशिप का प्रोविजन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो नागरिकता का प्रावधान आपको हमारे संविधान के भाग नंबर 2 में मिलेगा। और आर्टिकल पूछे तो आपको 5 से लेके 11 के बीच में आपको जो है नागरिकता का प्रोविजन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस समुदाय को त्वरित नागरिकता के लिए शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ पे बात करें 2019 का जो ये अमेंडमेंट होता है CAA 2019, तो इसमें बेसिकली 6 कैटेगरीज थी जिसको यहाँ पे जो है त्वरित नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी, जिसमें नाम आता है किस किस का। दैट इज एक थे यहाँ पे हिंदू, फिर आते थे यहाँ पे सिख, एक आते थे बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म, फिर है यहाँ पे जैन, फिर थे यहाँ पे पारसी एंड एक थे यहाँ पे ईसाई। लेकिन इस पूरी कैटेगरी में मुस्लिम्स को लेके बात नहीं की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान और खतरनाक व्यवसाय में नियोजित होने से रोकता है? तो ये है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 24, अगेन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदानों या फिर किसी भी अन्य खतरनाक व्यवसाय से नियोजित होने से रोकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के तहत में भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं? यानी कि वेयर कैन द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रोड अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 8? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी लोग भारत से बाहर रहते हैं और वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग अपने निवास देश में स्थित जो भारतीय एम्बेसी है, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पर उनको विजिट करना रहेगा एंड वहां पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर
जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस में टेस्ट के आप लोगों से पूछूंगी जिनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सा स्थान जीता था? तो ये आपने मुझे बताना है। साथ ही में बीजापुर के सुल्तान उस समय पर कौन थे? तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा भारत का ग्लोबल बायोफिल अलायंस ये किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को दर्शाता है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका भी आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम में किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। साथ ही में किसी भी बुक को परचेज करने के लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। पीडीएफ नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। इन साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ रवि स्टडी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जीके जीएस का पूरा बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स के जीएस नोट्स, ई बुक्स, साथ ही में 25,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। फ्री पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे, साथ ही में करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे एंड यूट्यूब वीडियोस के जो नोट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।